गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू PW ओनली IAS। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर दरअसल में महाराष्ट्र की बात करी गई है कि चीफ मिनिस्टर यहाँ पे कौन बनेगा। दरअसल में तीन पॉलिटिकल पार्टीज मेन हैं जो आप देख पाओगे, भारतीय जनता पार्टी, जो शिवसेना है, एंड साथ साथ जो NCP है। राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे जो शिवसेना ग्रुप है वो कोशिश ये कर रहा है कि किस तरह से उनके जो लीडर हैं, राइट, उनको यहाँ पर CM बनाया जाए, एंड वो कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को बिहार मॉडल की तरह प्रोजेक्ट किया जाए। दरअसल में बिहार मॉडल का अर्थ पता क्या है? जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बिहार में नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर हैं, पर उनकी जो पार्टी है उनकी तो कम सीट्स आई थी। तो यही सिमिलर जो कॉम्पोजिशन है, जो शिवसेना ग्रुप है वो चाहता है कि यही सेम कॉम्पोजिशन महाराष्ट्र के अंदर भी हो, एंड उनको यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की पोजीशन मिले। तो आने वाले दिनों में पता लगेगा कि कौन सी पार्टी का कौन सा CM बनता है। दिस इज समथिंग टू बी सीन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो टीम है वो 29 नवंबर को जयपुर आ रही है। जयपुर में आप हमारी टीम के साथ मिल सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी डिस्कशन यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर सेमिनार में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, भूलिएगा मत, 29 नवंबर को आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी यहाँ पे जानकारी भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। डेट है आज की 26 नवंबर 2024, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। देखो, जब हम संविधान की बात करते हैं ना, तो आप लोगों ने जब प्रेम्बल पढ़ा होगा, उसमें आप पढ़ते हो वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, ये सारा आप यहाँ पे पढ़ते हो। अब लास्ट में जब हम प्रेम्बल के एंड में आते हैं ना, यहाँ पर लिखा है इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 ऑफ नवंबर 1949। ये डेट जो आपके आप प्रेम्बल मेंशन है ना, वो 26 नवंबर 1949 है। राइट। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हमने जो संविधान था अपना अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। दरअसल में 26 जनवरी 1950 को तो हमारा जो संविधान था वो इन फोर्स में आया, पर जो उसको अडॉप्ट कर लिया गया था वो 26 नवंबर 1949 को ही किया गया था। तो इसी वजह से हर साल 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं संविधान दिवस। दरअसल में पहले इसको लॉ डे के नाम से जाना जाता था, पर 2015 ऑनवर्ड इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लग गया। इससे लोगों के अंदर एक तरह से उनके अंदर अवेयरनेस आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ईथोस हैं, हमें उनको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। और ये वही दिन है जिस दिन डेफिनेटली हमने अडॉप्ट किया था, एंड इन्फोर्समेंट के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, भारत का जो संविधान है ना, वो पूरी तरह से हाथ से लिखा गया है। इट इज़ कम्प्लीटली हैंड रिटन एंड डिज़ाइंड। इसके साथ ही साथ कुछ फैक्चुअल चीज़ें, जैसे श्री नंदलाल बोस जी हैं, इनके द्वारा यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो हमारा संविधान है, इसके हर पेज के जो बॉर्डर्स थे वो डिज़ाइन किए गए थे, एंड जो भी 8 पीसेज हैं उन्होंने ही यहाँ पे अडॉन किए थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के बारे में, इन्होंने यहाँ पर सिंगल हैंडेडली पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। ये कैलीग्राफिक आर्ट के बहुत बड़े मास्टर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारा ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको पार्चमेंट शीट्स के ऊपर लिखा गया था। ये स्पेशल किस्म का पेपर होता है, राइट, उसके ऊपर यहाँ पे लिखा गया था ताकि लंबे समय तक हमारा संविधान चलता रहे, है ना। मतलब वो पेपर जो है वो पेपर ख़राब ना हो, और इसका जो वेट था वो 3.25 किलो के आसपास आपको देखने को मिलेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बेसिकली, उसको 1946 में सेटअप किया गया था अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। यहाँ पर जो पहली मीटिंग हुई थी दैट वाज ऑन December 9, 1946, एंड उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको यहाँ पर ना प्रेसिडेंट, यहाँ पे प्रोविजनल प्रेसिडेंट की तरह यहाँ पे बनाया गया था। पर ध्यान रखना, ये क्या थे? सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनल प्रेसिडेंट। दरअसल में ना फ्रेंच में ये ट्रेडिशन है, हमने वहीं से उसको फॉलो किया था। इट इज़ अ फ्रेंच प्रैक्टिस। फिर बाद में जाके 11 दिसंबर 1946 को असेंबली ने यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट चेयरमैन यहाँ पे इलेक्ट कर लिया था। तो कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए थी। बाकी आप लोग जानते होंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का कॉन्ट्रीब्यूशन तो कोई कैसे ही भूल सकता है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, एंड हमारे संविधान को शेप देने के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। 2 साल 11 महीने और 17 दिन यहाँ पर जो ड्राफ्टिंग का प्रोसेस था पूरा का पूरा चला। देखो, कुछ जगह के ऊपर आपको ये दिन जो हैं वो 18 भी देखने को मिल जाएंगे, पर दरअसल में अगर हम सही मायने में काउंट करें ना, 6 दिसंबर 1946 से लेकर अगर हम कैलकुलेट करें 26 नवंबर 1949, तो वो दरअसल में 2 साल 11 महीने और 17 दिन ही आते हैं। उस वजह से इसका आंसर ये हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी कोशिश यही थी कि किस तरह से जो पिछड़े लोग हैं उनको भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो डेफिनेटली हमारे संविधान के अंदर आप फीचर्स तो जानते ही होंगे, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में दे रखी हैं ताकि हम कहीं ना कहीं सब लोगों का यहाँ पे विकास कर पाएँ, राइट। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ ह्यूमनॉइड टीचर NOVA नोवा। देखो यार, अब ह्यूमनॉइड
टीचर्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ये दरअसल में टीचर हैं एक, पर ये क्या है, ये AI बेस्ड रोबोट आपको देखने को मिल जाएगा जो कि एक ह्यूमनॉइड है। ह्यूमनॉइड का मतलब क्या होता है, देखो एक ऐसा रोबोट जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है एंड वैसे ही वो मूव करता है। तो यानी कि आप लोगों ने कुछ आजकल मूवीज़ भी देखी है ना जिनमें बिल्कुल एक इंसान की तरह रोबोट होता है, तो वो होता है ह्यूमनॉइड कि बिल्कुल इंसान की तरह दिखते हैं। अब इनको टीचिंग के अंदर भी इस्तेमाल किया जाने लग गया, यानी कि टीचर्स भी रिप्लेस हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर। तो जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, इन्होंने साड़ी एक पहनी हुई है ना, एंड उस तरह से बच्चों के साथ ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये नोवा जो है ह्यूमनॉइड टीचर, इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। केरला की एक जगह है उनके स्कूल के अंदर, यहाँ पर वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो बच्चे जो है ना इस चीज़ से बड़े इंटरेस्टेड होंगे कि यार इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि अब टीचिंग भी हमें एक एक ह्यूमनॉइड एक हमें यहाँ पे करा रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी थोड़ी मिलेगी उनको, राइट। एंड उनके दिमाग में भी एक तरह से क्यूरियोसिटी आएगी ताकि आगे जाके वो भी इस पर्टिकुलर तरह के स्किल्स सीख पाएँ एंड इस डायरेक्शन में मूव कर पाएँ। अब यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे जो नोवा है ना वो इंग्लिश, मलयालम, हिंदी और अरेबिक ये लैंग्वेज अभी के लिए बोल सकती है। दरअसल में ये सारी लैंग्वेज यहाँ पे स्कूल पे पढ़ाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर नोवा को भी इस चीज़ पर पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर ट्रेन किया गया है। ह्यूमनॉइड का मैंने आपको मतलब बता दिया, जो रोबोट इंसान की तरह दिखते हैं और इंसानों की तरह काम करते हैं, प्रॉपर उनमें कैमरा सेंसर्स होते हैं, उनको ह्यूमनॉइड रोबोट्स के नाम के जाना जाता है। अब ह्यूमनॉइड रोबोट्स अलग अलग जगह काम हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट के अंदर हो गया, एजुकेशन के अंदर हो गया, इवन हमारा जो मंगलयान मिशन है ना वहाँ पर भी हम इनका यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ ऑब्जेक्ट को रिकोगनाइज करना हो गया, स्पीच डिलीवर करना हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट काम ह्यूमनॉइड्स के द्वारा यहाँ पे किए जा सकते हैं। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज अष्टामुडी लेक। देखो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि ये लेक जो है ना ये आपको केरला में देखने को मिल जाएगी। एंड इनफैक्ट ये लेक अपने आप में बहुत ही सुंदर लेक है। आप लोग कभी टूरिज्म के लिए जाओगे ना तो बहुत ही बढ़िया टूरिज्म आप यहाँ पे कर पाओगे, बोट के माध्यम से आप यहाँ पे जा भी सकते हो, मतलब यहाँ पे पूरा इस एरिया को आप घूम भी सकते हो। बहुत ही, मैंने खुद भी किया हुआ है, काफ़ी साल पहले किया था, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो यहाँ पर ना दरअसल में वेटलैंड के अंदर भी है, रामसर कन्वेंशन के अंदर भी आपको ये रिकोगनाइज देखने को मिल जाएगा। कोलम केरला के अंदर आपको ये देखने को मिल जाती है ये जो पर्टिकुलर लेक है, एंड इसको गेटवे टू द बैक वाटर्स ऑफ केरला के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। इसकी देखो डेफिनेटली इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है। जैसे रोमन ट्रेडर्स इस पर्टिकुलर लेक का इस्तेमाल कर रहे थे, है ना, एंड इट वाज वन ऑफ द की पोर्ट्स जो कि चाइनीज ट्रेड के लिए इस्तेमाल होता था। एक रिवर भी है यहाँ पे, कलाडा रिवर का नाम आप ध्यान में रखिएगा। एंड दो आइलैंड्स का नाम ध्यान में रखना, एक है मुनरो आइलैंड्स और एक है आपका शवरा साउथ आइलैंड। ये आपको इसी लेक के अंदर आपको आइलैंड्स देखने को मिल जाते हैं, एंड इनकी इंपॉर्टेंस भी अपने आप में काफ़ी आपको देखने को मिल जाएगी। चलो ये बात तो हुई। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा दरअसल में ये है ना कि पिछले कुछ समय के अंदर अष्टामुड़ी लेक के अंदर ना बहुत सारी मछलियाँ के मरने की खबरें आ रही हैं। एंड ये तो मतलब इतने बड़े बड़े नंबर्स में ना मास, ऐसा कह लो कि मास डेथ हो रही है यहाँ पे फिशेस के ऊपर। तो आप पूछोगे ऐसा क्या हो गया सर कि बड़े लेवल के ऊपर फिशेस की डेथ हो रही है। देखो मैं आपके सामने ना कुछ एक चीज़ें बताता हूँ। जैसे ये आप सामने देख पा रहे हो, क्या है ये देखने में तो बड़ा सही लग रहा है, पर दिस इज वाटर हाइसिंथ। सुना होगा आप लोगों ने, आई थिंक यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है इस तरह के ऊपर क्वेश्चंस। दरअसल में क्या है, वाटर हाइसिंथ कुछ नहीं है, एक तरह की इन्वेजिव स्पीशीज देखने को मिल जाएगी। अब इन्वेजिव स्पीशीज का अर्थ आप जानते होंगे, है ना, जहाँ पर मिलनी नहीं चाहिए पर मिलती हैं, और इसकी वजह से पता क्या होता है, बहुत सारा नुकसान होता है हमारे इन्वायरमेंट को। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो वाटर हाइसिंथ है ये पानी को ब्लॉक कर देते हैं, आपके बायोडाइवर्सिटी को एक तरह से कम कर देते हैं, प्लस जो आपका इकोलॉजी है उसको डिस्टर्ब करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यार, जो आपकी सनलाइट हो गया, जो आपका ऑक्सीजन हो गया, जो कहीं ना कहीं नीचे तक पहुंचनी थी वो नीचे तक ये पहुंचने नहीं देते। एंड उस वजह से क्या होता है, जो साथ में जो प्लांट्स हैं, जो फिशेस हैं, जो और बाकी जो आपके बायोडाइवर्सिटी है उस तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो इन सब चीज़ों की, फिश हो गया और बाकी चीज़ों की क्या हो जाएगी सर, डेथ हो जाएगी। तो एक तो मेजर कारण है कि यहाँ पे वाटर हाइसिंथ बहुत ज़्यादा है, विच इज़ नेगेटिवली इम्पैक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी, और उससे फिशेस की भी डेथ हो रही है। इसके अलावा ना आप यहाँ पे देखो, ये क्या है सर, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, पढ़ा क्या है, एल्गल ब्लूम के बारे में, है ना। एल्गल ब्लूम आप लोग इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ते भी हो। आप लोग पढ़ते हो किसके बारे में, यूट्रोफिकेशन के बारे में, है ना। जब कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उससे ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब एल्गल ब्लूम में क्या हुआ, बहुत मैसिव लेवल के ऊपर बहुत तेज़ी से आपकी एल्गी की अमाउंट बढ़ गई है, और कई बार ऐसा होता है कि एल्गी भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है, बहुत सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है, जिस केस में इसको हम HAB हार्मफुल एल्गल ब्लूम के नाम से भी जान लेते हैं, राइट। अब जब ये सब समस्याएं होंगी, जब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे,
तो क्या लगता है फिशेस की डेथ नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और ये कुछ मुख्य कारण हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और भी कुछ कारण हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अलावा सीवेज कंटामिनेशन हो गया। देखो अगर आप जैसे इस पर्टिकुलर पानी के अंदर ना जो आपके बैक्टीरिया हैं, एसिडिया कोलाई हो गया, ये सब आपको देखने को मिले हैं, जो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि भाई सीवेज जो है वो एक तरह से इसमें इनफ्लो हो रहा है, यानी कि गंदा पानी हो गया। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डंप करी जा रही हैं। प्लास्टिक वेस्ट हो गया, पोल्ट्री वेस्ट हो गया, जो अनट्रीटेड सीवेज हो गया वो यहाँ पे जा रहा है। सॉलिड वेस्ट की इलीगल डंपिंग हो रही है, ठीक है ना। इसके अलावा इतना ज़्यादा टूरिज्म हो चुका है, उससे कहीं ना कहीं माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ रहा है। और आप लोग जानते भी होंगे, हमने थोड़े दिन पहले एक क्वेश्चन भी किया था कि किस तरह से ये जो आपकी माइक्रो प्लास्टिक्स है, राइट, ये एक्वेटिक जो लाइफ टाइम एक्वेटिक लाइफ है उसके ऊपर बहुत ही मैसिव लेवल पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ये चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी भी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें ही हैं कहीं ना कहीं। बाकी मैंने आपको वाटर हाइसिंथ के बारे में बता दिया, ठीक है। तो एल्गल ब्लूम के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बाकी इम्पैक्ट देखो लोकल लाइवलीहुड पे यही आया है कि आप नोटिस कर पाओगे, जो फ्रेश वाटर प्रॉन जो अच्छे खासे हम एक्सपोर्ट करते थे वो 12% से हम नीचे आ चुके हैं, अब लेस देन 5% हो चुका है पिछले 15 साल के अंदर। तो ये डेफिनेटली लोगों की आम जिंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इस चीज़ का आया है। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ सी विजिल एक्सरसाइज 2024। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर इसका अर्थ क्या है। देखो विजिल आप समझते हो, विजिल विजिल क्या मतलब होता है? थोड़ा ध्यान से कोई काम करना, विजिलेंस रखना, है ना। सुना होगा आप लोगों ने ये वर्ड। अब एक ना हमारे यहाँ पे हादसा हुआ, इनफैक्ट आज हम उस हादसे को याद भी करते हैं। 26/11 का इंसिडेंट आज ही का दिन है, ठीक है। संविधान दिवस भी आज, और ये जो 26/11 वाला मुंबई अटैक्स हम सब लोग जानते हैं कि यार काफ़ी एक काफ़ी एक ऐसा हादसा हुआ था जो हमें काफ़ी दर्द देता है। अब ये जो 26/11 हुआ उससे हमने काफ़ी कुछ सीखा भी। क्या हमने सीखा कि यार हमें ना अपनी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी, नहीं तो फिर ऐसे इंसिडेंट दोबारा हो सकते हैं। तो 26/11 के बाद हमने थोड़ी सीख ली, एंड उसके बेसिस के ऊपर ना हमने यहाँ पर बाद में एक एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट करी। बेसिकली स्टार्ट तो ये 2018 में हुई है, बट कहीं ना कहीं हमने सी विजिलेंस को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। फिर बाद में जाके 2018 के अंदर हमने यहाँ पे नेशनल लेवल कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज यहाँ पे करना स्टार्ट किया, ताकि हम ये कर पाएँ कि हम ये देख पाएँ कि जो हमारा कोस्टल सिक्योरिटी है वो किस लेवल के ऊपर है, क्या प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, प्रॉपर ऑपरेटर्स है, ताकि हम अपने कोस्टल डिफेंस मैकेनिज्म को बेहतर कर पाएँ। तो यहाँ पर दरअसल में आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर 6 मिनिस्ट्रीज़ की 21 एजेंसीज आपको देखने को मिल जाती हैं जो इस तरह की कोस्टल एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। ये आप इनको पढ़ सकते हो, इतना ज़्यादा आपको याद नहीं रखना इसके बारे में कौन कौन सी एजेंसीज हैं, बट एक बेसिक आइडिया डिफरेंट एजेंसीज हैं यहाँ पे। तो इनका काम क्या रहेगा? काम दोस्तों यही रहेगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करो, यहाँ पर हमारे पास ऑयल रिग्स होते हैं। ऑयल रिग्स का अर्थ क्या है? देखो जैसे फॉर एग्जांपल जो तेल निकालते हैं, है ना, या फिर और ऑयल के साथ जो चीज़ें डील होती हैं, राइट, ये सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं पानी के अंदर जो भी होती हैं, इनको हम कितनी सेफली यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म आपने बना दिया पानी निकालने के लिए, वो ऑयल रिग तो बन गया, पर क्या उनकी प्रॉपर सेफ्टी इंश्योर हुई या नहीं हुई? हमारा कोस्टल डिफेंस सिस्टम कैसा है? मैरीटाइम एसेट्स कैसे हैं? इसके अलावा जो सिंगल पॉइंट मूरिंग्स होते हैं, एसपीएम जिनको हम बोलते हैं, एसपीएम्स को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि बड़े ऑयल टैंकर से जो लिक्विड कार्गो है उसको लोड या अनलोड कर पाएँ। तो इस तरह के हमारे जो भी इंस्टॉलेशंस हैं उनके रिगार्डिंग हमारी सेफ्टी किस लेवल तक की है। इसके साथ ही साथ इस एक्सरसाइज के माध्यम से जो हमारी कोस्टल कम्युनिटीज़ होती हैं ना, उनके अंदर भी एक अवेयरनेस जाती है अबाउट मैरीटाइम सिक्योरिटी। इसमें हम फिशेस कम्युनिटी जो है उनको इन्वॉल्व करते हैं, कोस्टल लोग हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं, आपका जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, एनसीसी के बच्चे होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स हो गया उनको इंक्लूड किया जाता है, ताकि ना हम अपनी मैरीटाइम डिफेंस एंड सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ को बहुत ढंग से बेहतर कर पाएँ। ये पर्पस रहता है सी विजिल एक्सरसाइज 2024 का। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। तो अभी ये इसका 4th एडिशन जो था बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया, तो ये बातें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है प्रोबा 3 लॉन्च के बारे में। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये प्रोबा 3 लॉन्च है क्या। देखो आप लोग ना जानते होंगे, हम सन के बारे में अक्सर पढ़ते ही रहते हैं अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी। अब सन के रिगार्डिंग हमें स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप लोगों ने सोलर फ्लेयर के बारे में सुना होगा, जो कि इंटेंस लोकलाइज्ड बर्स्ट होता है ना, उसको बोलते हैं सोलर फ्लेयर। एंड एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जिसको हम जानते हैं CME, कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में। यहाँ पर क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकली जो चार्ज आपके गैस हो गया या मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, सन से आती है, जो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती हैं, जो जैसे ही सोलर विंड की वजह से जो काफ़ी एक्सिलरेट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। एंड आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से बहुत सारे नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ पे जो ग्रिड्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। सैटेलाइट्स को कई बार ये कोरोनल मास इजेक्शन डिस्टर्ब करते हैं। इवन जो अरोरास वगैरह फॉर्म होते हैं ना,
उनको भी इंटेंसीफाई करने के अंदर कोरोनल मास इंजेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। इवन हम जो रेडियो कम्युनिकेशन हो गया उसको भी एक तरह से डिसरप्ट कर देते हैं इस तरह के जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स हैं, है ना। तो ये कुछ चीज़ें तो हमें पता है और इनको हमें स्टडी करना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ताकि हम इनके रिगार्डिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस ले पाएँ, प्रॉपर चीज़ें यहाँ पे डेवलप कर पाएँ। सही बात है। अब हम जब सन को स्टडी तो कर लेते हैं, हम करने की कोशिश भी करते हैं सन को, पर कुछ समस्याएं आती हैं। देखो जब सन के पास हम जाने की कोशिश करते हैं इसको स्टडी करने की, तो इतनी ज़्यादा लाइट की वजह से ना कई बार हम उसको ढंग से स्टडी नहीं कर पाते। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। देखो मान लो आपके सामने जैसे यहाँ पे सूरज है, तो आप ना देख नहीं पाओगे अपनी आंखों से कोई चीज़, है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है, इस तरह से अपनी आंखों के सामने एक हाथ रखना पड़ता है ताकि सूरज को आप ब्लॉक कर पाओ एंड अकॉर्डिंगली अलग अलग चीज़ें आप ऑब्जर्व कर पाओ। अब यही काम ना हम एक हमारी सैटेलाइट्स के साथ कर रहे हैं। हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, हम यहाँ पर दो सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ये पहली है और ये दूसरी है, और इनको ना बहुत ही पास में फ्लाई कर रहे हैं, लगभग 150 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर ये साथ में चलती रहेंगी। ठीक है। अब साथ में जाएंगी तो यहाँ पर क्या होगा, एक इसमें जो है, एक इसमें जो सैटेलाइट है इसका काम पता क्या रहेगा, इसका काम रहेगा ये हाथ बनने का। हाथ बनने का मतलब ये सन से जो आने वाली रेज होगी उसको रोकेगा। ठीक है। जब सन से आने वाली रेस को इसने एक तरह से रोक दिया, तब ये वाली जो दूसरी वाली सैटेलाइट है ये सन को प्रॉपरली स्टडी कर लेगी। डू यू अंडरस्टैंड? इट इज़ लाइक कि आपको दिख नहीं रहा था, आपने अपने एक हाथ रख लिया सामने, अब आप आराम से देख पाओगे चीज़ों को। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। ये जो एक आपकी सैटेलाइट है इसने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया कुछ चीज़ों को एंड यहाँ पर दूसरी चीज़ को स्टडी कर दिया। इसको बोलते हैं डबल सैटेलाइट। इसीलिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो चुकी है कि ये हम डबल सैटेलाइट को यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दो जो सैटेलाइट्स हैं ना उनके नाम क्या हैं, देखो एक तो है आपका कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट एंड दूसरा है ऑकल्टर स्पेसक्राफ्ट। दरअसल जो कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट है ना, ये देखेगा, ऑब्जर्व करेगा सन के कोरोना को, उसको अंडरस्टैंड करेगा, जो कि सन की आउटर मोस्ट लेयर हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर प्रॉपर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हम स्टडी कर पाएंगे। कोरोनल मास इजेक्शन हो गया, इनको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, इसके पीछे के प्रोसेस को, राइट। एंड उससे हमें कहीं ना कहीं स्पेस वेदर को बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और जो दूसरा है ऑकल्टर स्पेसक्राफ्ट, ये एक तरह से ना आर्टिफिशियल इक्लिप्स की तरह काम करेगा। ये सन की ब्राइट जो डिस्क है उसको एक तरह से ब्लॉक कर देगा ताकि आप अच्छे से चीज़ें देख पाओ। तो इसका काम उसी को ऐसा शील्ड करने की कोशिश है ताकि जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है ना कोरोनाग्राफ, वो आराम से उसकी फोटोज ले पाए एंड उसको हम अकॉर्डिंगली हम चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाए। बाकी कोरोनल मास इंजेक्शन मैंने आपको बता ही दिया कि प्लाज्मा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसका मैसिव रिलीज होता है सन के कोरोना से स्पेस के अंदर, उसको हम CME के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो ये बातें तो हमने पढ़ी हुई हैं, किस तरह सैटेलाइट डिस्ट्रप्शन हो गया, अरोरास हो गया, वो देखने को मिल जाते हैं। तो दरअसल में जो प्रोबा 3 है ना, ये किसका मिशन है, दिस इज ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA का आपको ये मिशन देखने को मिल जाएगा। पर ये जो आपके जो ट्विन स्पेसक्राफ्ट को स्टैक करना था ना, तो ये अभी किया गया है। हालांकि इसको लॉन्च कब किया जाएगा सर, लॉन्च तो अभी दिसंबर 2024 में किया जाएगा, पर अभी के लिए इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को हमने इस पर्टिकुलर रॉकेट के अंदर यहाँ पे उनको सक्सेसफुली स्टैक कर दिया है। और यहाँ पे भारत का क्या रोल है, भारत का रोल ये है कि जो इसरो का ना PSLV XL रॉकेट है उसके माध्यम से इसको स्पेस में कैरी आउट किया जाएगा। मिशन देखो ESA का ही है, बस हम मदद कर रहे हैं एक तरह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी की। तो ये प्रोबा 3 लॉन्च आपको पता होना चाहिए। एंड ये पहली बार इस तरह से हम ये कर रहे हैं कि इस तरह से 2 सैटेलाइट चल रही हैं। तो अगर ये सक्सेसफुल होता है, जो कि होना भी चाहिए, तो इसको आगे जाके हम और फिर फर्दर चीज़ों में इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी जो रॉकेट पढ़ सकते हो आप, ये इसरो का ही आपको एक रॉकेट देखने को मिल जाएगा जो कि 1.7 टन तक जो वेट है वो सन सनक्राइज्ड ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे लेके जा सकता है, जिसको इसरो ने ही यहाँ पे डेवलप किया है। और ये PSLV का ही ना एक एडवांस्ड वर्जन है, इन्हेंस्ड वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो एक्चुअल में क्या है ना, आप लोग ना एक स्टार स्कीम के बारे में जानते होंगे। स्टार स्कीम क्या है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। दरअसल में क्या हुआ था 2020 के अंदर ना, ये अप्रूव हुआ था एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। यहाँ पे सरकार के साथ साथ ना वर्ल्ड बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे पैसा अच्छा खासा प्रोवाइड किया है। तो आप नोटिस कर पाओगे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट कर रही है। एंड यहाँ पर ना टोटल 6 स्टेट्स को यहाँ पे चूज़ किया गया है। ठीक है। अब उन 6 स्टेट्स यहाँ पर आप उनके नाम पढ़ सकते हो, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। यहाँ पर हम इन 6 स्टेट्स के अंदर कोशिश ये कर रहे हैं कि हम चीज़ें बेहतर कर पाएँ। किस तरह की चीज़ें बेहतर करनी है, यहाँ पर हमारा फोकस होगा क्वालिटी अर्ली एजुकेशन के ऊपर। हम चाहते हैं बच्चों को प्रिपेयर करना फॉर स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन। होता क्या है ना कि बच्चे स्कूल्स के अंदर हो गया या मतलब कुछ चीज़ें पढ़ते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें कभी उनको नहीं पढ़ाई जाती जो उनको काम लेने के अंदर आगे जाके मदद करें। तो हमारा यही होगा कि प्रॉपर एक लिंकेज हो दोनों के बीच में, उनके स्किल्स अच्छे खासे हों ताकि आगे जाके उनको जॉब मिलने में थोड़ी आसानी हो।
तो जो भी आपका है सेकेंडरी स्कूलिंग हो गया, वहाँ पर स्किल बेस्ड एजुकेशन इंटीग्रेट करी जानी चाहिए ताकि आगे जाके ना उनको रोज़गार भी मिल पाए। बाकी साथ ही साथ टीचर्स की परफॉर्मेंस को हम यहाँ पे इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लोकल गवर्नेंस को हम इम्पावर करेंगे, ठीक है। एंड आप नोटिस कर पाओ जो स्टार है ना, वो दरअसल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के गोल्स के साथ पूरी तरह से लाइन है। इंडिपेंडेंट आपका जो समग्र शिक्षा अभियान है उसके साथ आपका अलाइनमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 4 से 5 साल का आपको देखने को मिलेगा। 2024-25 तक हम चाहते हैं कि लर्निंग आउटकम्स बढ़ें प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर, टीचर ट्रेनिंग सिस्टम बेहतर हो पाए एंड साथ ही साथ स्कूल मैनेजमेंट के अंदर गवर्नेंस बेहतर हो एंड बच्चे जो है अपने आगे वाले फ्यूचर के लिए बहुत ढंग से रेडी हो पाए। इसलिए हमने स्टार स्कीम यहाँ पे स्टार्ट करी थी 2020 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक रिपोर्ट निकाली गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जॉब्स एट योर डोर स्टेप, अ जॉब डायग्नोस्टिक फॉर यंग पीपल इन 6 स्टेट। इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। इसने ये बताया है कि कहाँ कहाँ पे कितना गैप एनालिसिस किया गया, यानी कि हो सकता है ना कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर एरिया की उन्होंने बात करी, मान लो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं, क्या उस तरह के जॉब्स के लिए प्रॉपर स्किल्स उन स्कूल के बच्चों को दिए जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे। देखो हो सकता है हिमाचल प्रदेश के अंदर जॉब जो है थोड़ी अलग तरह की हो, क्या वहाँ पे जो लोकल बच्चे हैं उनको वैसे स्किल्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जैसे किसी एरिया के अंदर आईटी सेक्टर की जॉब्स अच्छी खासी हों, तो क्या बच्चों को स्कूलों में आईटी चीज़ें के बारे में जानकारी दी जाती है, नहीं दी जाती। ये चीज़ें यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने यहाँ पे सामने लेकर आई हैं जो कि वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ करी है। तो फोकस यहाँ पे इन्होंने पहली बात तो बोली कि भाई सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर फोकस रखो, आप स्किल बेस्ड एजुकेशन दो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बीच में। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बात करी कि क्या क्या रोल्स यहाँ पे हमारे पास होने चाहिए एंड साथ साथ लोकल नीड्स को इनकॉर्पोरेट करने की बात करी। दरअसल में ना इन्होंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मॉडल बताया है, दैट इज़ हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक कुछ ऐसे होता है कि एक सेंटर में आपका एक हब देखने को मिल जाएगा एंड इस तरह से बाकी आपके स्पोक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि कुछ एक स्कूल्स को आप सिलेक्ट करो जिनको हम हब्स बनाएंगे। यहाँ पर ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो हब्स होंगे ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह काम करेंगे एंड ये बाकी जो स्पोक्स होंगे वहाँ पर उनको उन स्कूलों को यहाँ पे मदद करेंगे अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एंड बाकी और बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। तो इससे बाकी स्कूलों का भी आगे जाके विकास हो पाएगा, ये इनका यहाँ पे फोकस था। तो इन्होंने साथ ही साथ बॉटम अप अप्रोच की बात करी है, वोकेशनल एजुकेशन देने की बात करी है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड स्किल सिस्टम की बात करी है यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में। तो ये कुछ फाइंडिंग्स थी जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब एक काम करते हैं, अब चल लेते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके रिगार्डिंग ईस्टर्न घाट से यहाँ पे कौन कौन मर्ज करता है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहेगा यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार की थोड़ी सी ज्योग्राफी के बारे में, थोड़ा इसका आप मुझे आंसर बता सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहेगा रेयर डिजीज़ के बारे में, कि रेयर डिजीज़ के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं। अब इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स तो काफ़ी आसान है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि अपर एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा मॉइस्चर है। क्या ये बात सही है? नहीं। आप जानते हो कि जैसे जैसे आप हाइट की तरफ मूव करते रहते हो ये मॉइस्चर और जो बाकी वेदर फिनोमेना है ना वो आपको कम देखने को मिलते हैं। तो सेकंड तो सर गलत हो गया है ना। तो हम अपने आंसर के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, जो एटमॉस्फेयर होता है वो अपवर्ड हीट किया जा सकता है ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दरअसल में जो नॉर्मल रैप स्टेट की बात करते हैं ना, जहाँ पर हम बात करते हैं कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने के ऊपर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का हमें चेंज देखने को मिलता है, राइट। तो ये बात हमें यहाँ पे पता होगी, राइट। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि अपर एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है लेस डेंस होती है, एयर की डेंसिटी कम होती है विद हाइट एंड इससे कहीं ना कहीं टेम्परेचर आपका कम होता है। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। देखो एक्चुअल में आप अंडरस्टैंड करो जो SDG गोल्स आए ना वो कब आए, वो तो 2015 में जब UNG है, UN जनरल असेंबली की जब हम बात करते हैं, उन्होंने यहाँ पे 17 गोल्स अप्रूव किए एंड 17 गोल्स के अंतर्गत आपके जो 169 जो आपके एसडीजी टारगेट्स थे वो अप्रूव होते हुए देखने को मिले, जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं, है ना। तो दूसरा तो बिल्कुल सही है। पर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, ये कह रहे हैं 1972 के अंदर प्रपोज हुआ था। अरे दरअसल में 1972 के अंदर क्या हुआ था, जो क्लब ऑफ रोम है ना उसने अपनी पहली रिपोर्ट यहाँ पे पेश करी थी, दैट इज द लिमिट्स टू ग्रोथ, राइट। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने बात कुछ अलग कर दी है, एसडीजी की बात नहीं हुई थी, द लिमिट्स टू ग्रोथ की हुई थी। इसलिए फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन बी 2 ओनली विल बी द राइट आंसर। एनसीडब्ल्यू की बात करें तो यहाँ पर तो देखो काफ़ी आसान था। ये कह रहा है कि इसको स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह सेटअप किया गया था। बिल्कुल, ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट था उसके माध्यम से इसको सेटअप किया गया, ये बात अपने आप में करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना तो एनसीडब्ल्यू के यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कंपोजिशन लिखी हुई है।
ये कॉम्पोजिशन बिल्कुल सही है कि यहाँ पर आपके एक चेयरपर्सन होंगे जो वुमेन के कॉज के लिए कमिटेड होंगे, इसके अलावा 5 मेंबर्स आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। पर जब भी ये नॉमिनेशन होता है ना, उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि उनमें से एक पर्सन आपका शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब रिस्पेक्टिवली होना ही चाहिए। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। दोस्तों बात करें ट्रू फॉल्स की, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनका आपका होमवर्क है, आपका बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने होमवर्क दिया था, एक था बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल, हमने देखा था किस तरह से जो आपके वेस्ट था उसको कन्वर्ट किया जा रहा था, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर दूसरा था डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट एमएलए से, यहाँ पे बात कर रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन मैटर के ऊपर। नहीं, हमने डिस्कस किया था जो स्पीकर है, जो चेयरपर्सन है, वो डिसाइड करते हैं, इसलिए सेकंड इनकरेक्ट है। CDSCO, इसको क्या मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हेल्थ करते हैं? नहीं, इट इज़ DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसको हेड करते हैं, तो थर्ड इज इनकरेक्ट। सतत इनिशिएटिव हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर CBG प्लांट्स की बात थी, बिल्कुल दैट इज करेक्ट। एंड इंडिया की पहली इंडिजिनस एंटीबायोटिक दैट इज रिथ्रोमाइसिन, ये बात भी अपने आप में करेक्ट बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।